नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करें उससे पहले श्रीनगर से एक बड़ी खबर दे दें, जहां पर लाल चौक के पास ग्रेनेड अटैक हुआ है। BSNL ऑफिस के पास ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमले में 2 जवान समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर लाल चौक पर आतंकवादियों ने CRPF की पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक किया है। खबर है कि यह घटना श्रीनगर के लाल चौक पर हुई है। इस हमले की चपेट में वहां मौजूद 2 स्थानीय निवासी समेत हमले में 2 जवान समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर लाल चौक पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक किया है। खबर है कि यह घटना लाल चौक में हुई है। इस हमले में 2 जवान समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और जम्मू कश्मीर संपादक मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि लाल चौक पर आतंकवादियों ने एक बार फिर से ग्रेनेड अटैक किया है। क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल कमर, अभी मिलिटेंटों ने एक बार फिर एक ग्रेनेड दागा। लाल चौक का जो इलाका है अपर्ता पार्क है, जहाँ पर CRPF का एक पिकेट है और उस पर ये ग्रेनेड दागा गया है। और जिसमें हमारे पास जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं और 3 सिविलियन भी इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये एक बहुत एक बार फिर कोशिश है आतंकियों की कि श्रीनगर शहर में और एक बार फिर अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें। और जिस तरह से आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कई दिनों में आतंकियों को आज उनके खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, एक ऑपरेशन शुरू किए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, उससे फ्रस्ट्रेट हुए हैं मिलिटेंट और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर जो आतंक का माहौल है वो बनाने की कोशिश करें। हालांकि लोग इसमें जो आतंकियों के खिलाफ हैं, अब लोगों से उनको इतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वो ये नहीं देखते कि कहाँ पे ग्रेनेड मारना है, फेंकना है। और आज देखा हमने कि 3 सिविलियन भी इसमें घायल हुए हैं। जी कमर जी। मनोज जी, अब सेना किस तरीके से एक्टिव है और किस तरीके से तलाशी अभियान शुरू किया गया है? देखिए, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस आतंकी को गिरफ्तार किया जाए जिसने एक ग्रेनेड फेंका है। पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन में है और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह के जो हमले होते हैं, जब ग्रेनेड दागा जाता है तो उसके बाद से आतंकी उस मकाम से फरार होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वो ग्रेनेड फेंक देता है तो वो आम एक सिविलियन की तरह वहाँ उस एरिया में मौजूद रहता है और उसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे भी ये ग्रेनेड हमले होते हैं, श्रीनगर शहर के जो सौरा इलाका था वहाँ पर भी पिछले महीने कुछ ग्रेनेड हमले हुए थे और उसके बाद पुलिस ने लगातार जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और जो JEM का एक मॉड्यूल था उसको बस किया था। उसमें 3 जो आतंकी हैं जिन्होंने ग्रेनेड हमले किए थे उनको गिरफ्तार किया था। और आज भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है अभी फिलहाल ये इस कोशिश में कि जल्दी से जल्दी उस आतंकी को गिरफ्तार किया जाए जिसने एक ग्रेनेड दागा है। और अगर वो आज बच पाता है, लेकिन पुलिस और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि वो जल्दी पुलिस के शिकंजे में आ जाए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताज़ा अपडेट देने के लिए। हमले में 2 जवान समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर आतंकवादियों ने CRPF की पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक किया है। हालांकि अब घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और उसी घटनास्थल की ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। CRPF के जवानों को आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
हमले में 2 जवान समेत 4 लोग घायल हुए हैं। आपको हम वहां की ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक की सीआरपीएफ कैंप की ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक किया है। और ये जो घटना है लाल चौक पर प्रतापपुर पार्क में हुई है, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर क्या हालात हैं फिलहाल वो आपको दिखा रहे हैं। दो जवान इलाका है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर का सबसे संवेदनशील इलाकों में से आता है, उसमें शुमार है। और ऐसे में आतंकवादियों की ये घटना अपने आप में बड़ी घटना है। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल तीसरे चरण के लिए 27 जिलों के 53 विकासखंडों की 4289 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चारों पदों के लिए यहां पर 39,251 पदों के लिए 1,08,112 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए आपको बता दें 10,805 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संपन्न होगा सभी 27 जिलों में और 53 विकास खंडों में ये मतदान होगा। और इसमें 4,289 ग्राम पंचायतें हैं और 10,805 मतदान केंद्र हैं। मेरी समस्त मतदाताओं से अपील है कि जिस प्रकार से मतदाताओं ने प्रथम एवं द्वितीय चरण में अच्छा उत्साह दिखाया, उत्साह के साथ मतदान किया और मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है 83%, 84%। मेरी पुनः अपील है आप सबके माध्यम से कि इस अंतिम पड़ाव में द्वितीय चरण में अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। तो मतदाताओं से अपील की जा रही। पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। रायपुर में मतदान सामग्री वितरण केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण कल है और कल जो है प्रदेश के सभी 27 जिलों के 53 विकास खंडों में चुनाव होने जा रहे हैं। और इसके लेकर आज जो है मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है और उसके बाद फिर मतदान सामग्री लेकर ये अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां पे जो पोलिंग बूथ है वहां तक जाएंगे और वहां पे फिर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। ये धरसींवा का नज़ारा है, जहां से धरसींवा ब्लॉक के जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां के लिए, उन पंचायतों के लिए जो कर्मचारी मतदान दल के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और इन सभी को मतदान सामग्री का जो है वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे वो मिलान कर रहे हैं कि कौन कौन से सामान हैं। जो बैलेट पेपर हैं 4 रंगों के, उन बैलेट पेपर का मिलान करेंगे। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें लगती है चुनाव के लिए, उन सभी चीज़ों को लेने के बाद वो अपना मिलान करेंगे और उसके बाद फिर बसों के माध्यम से अपने अपने ग्राम पंचायतों पे, जहाँ पे जो मतदान केंद्र है वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। जाहिर तौर पर ये तैयारियाँ यहाँ पे दिख रही हैं और यहाँ से रवाना होकर वो मतदान दल जो है अपने क्षेत्रों तक पहुँचेंगे और कल सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कल पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है। महासमुंद जिले के 2 ब्लॉक बागबाहरा और महासमुंद में चुनाव होने वाले हैं। महासमुंद के 105 और बागबाहरा के 111 पंचायतों में मतदान होगा। इसके लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर और देवभोग तहसील में कल तीसरे चरण के दौरान होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारियों का दावा किया। खासकर देवभोग तहसील के 20 बूथों में जिला निर्वाचन आयोग इस बार खास सतर्कता बरत रहा है। ये वही 20 बूथ हैं जहां पिछले 20 सालों से चुनाव के दौरान हमेशा विवाद के हालात पैदा हुए। जिला निर्वाचन आयोग ने इस बार इससे निपटने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का देवभोग और फिंगेश्वर ब्लॉक में है और 2 चरण में हमारा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमने संपन्न कराया है। तो ये तृतीय चरण के लिए भी हम
विशेष व्यवस्था इसके लिए की है। बाहर से भी हम यहाँ गरियाबंद के दूसरे थाने हैं उस क्षेत्र से भी हम बल भेजेंगे और बाहर से भी और अधिकारी बुलाए हैं। और जहाँ पे रात हो जाती है इसके लिए हम अलग से पेट्रोलिंग की व्यवस्था करेंगे और फोर्स भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, किसी प्रकार की परिस्थिति की निर्मित होने पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब तैयारियां चल रही हैं, जानना चाहूंगा किस तरीके से अब तैयारियां की जा रही हैं इसकी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। बिल्कुल, देखिए अंतिम चरण, अंतिम वर्ण और सबसे बड़ी चुनौती आयोग के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि अगर खास करके बस्तर की बात कर ली जाए तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड में चुनाव होने हैं, सुकमा जिला के कोंटा में चुनाव होने हैं, दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा में, इसी तरह से अगर कांकेर की बात कर ली जाए तो अंतागढ़ और कोयली बेड़ा जैसे अति माओवादी प्रभावित क्षेत्र में चुनाव होने हैं, राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चुनाव होने हैं। तो आखिरी चरण में चुनौती सबसे ज्यादा है, न केवल सुरक्षा बलों के लिए, माओवादियों को लेके, बल्कि राजनीतिक तौर पे भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि अंतिम चरण है। 2 चरण के परिणाम के बाद दोनों ही दलों ने गुणागणित कर लिया है कि कौन आगे कौन पीछे, कौन किसको पटकनी दे रहा है। तो ऐसे में जब अंतिम चरण का चुनाव होना है तो दोनों ही दल बहुमत के उस जादुई आंकड़ों तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरह के जो प्रयास है वो धरातल पे करते नजर आ रहे हैं। और इसकी बानगी भी धरातल पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से चाहे मतदाताओं से घर घर संपर्क की बात हो या फिर एक राजनीतिक वातावरण बनाने की कोशिश हो, तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि इसलिए जो मतदाता है उन्हें अपने पक्ष में लुभाया जा सके, अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच आयोग का दावा है कि उन्होंने पुख्ता तैयारी कर ली है और जिस तरह से 2 चरण के पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, तीसरे चरण में भी उसी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न होंगे। लेकिन चुनौतियां बड़ी है, तैयारियां भी उसी स्तर पर की गई है। अब देखना होगा कि कल जब चुनाव होगा तब आयोग की जो तैयारियां हैं वो कितनी रंग लाती है। लेकिन कल के चुनाव के बाद चुनाव का जो समर था, चुनाव का जो त्यौहार था छत्तीसगढ़ में, उसका समापन हो जाएगा। पहले हमने देखा कि विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर नगरीय निकाय के चुनाव, इसके बाद पंचायत चुनाव, चुनावों का समापन हो जाएगा और इसके बाद कल यह तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पंचायतों की क्या स्थिति बन रही है। तमाम चीजों का फैसला कल हो जाएगा। कमरुद्दीन। बिल्कुल अवधेश, आयोग तो ये भी दावा कर रहा है कि लोगों ने पहले और दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर वोटिंग की और 84% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो जानना चाहूंगा लोगों में किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को आयोग कैसे जागरूक कर रहा है। और क्योंकि इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है अवधेश की जो बैलेट पेपर है वो 4 रंगों का है। चुनाव हो रहा है, पंच, सरपंच, जनपद और जिला, 4 वोट सभी जो मतदाता है उन्हें डालना है। आयोग निश्चित तौर पे दावा कर रहा है और जो आंकड़े बताते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत की, ये उन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं जहां पे ज्यादा चुनौतियां नहीं थी। हम देख लीजिए, अगर बात कर लीजिए नारायणपुर जिले में कल चुनाव होना है, नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में चुनाव होना है, विकासखंड में चुनाव होना है। तो ओरछा की भौगोलिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि और माओवादियों का आतंक, ये तमाम चीजों ध्यान पे है। इसलिए कल ये भी उम्मीद है कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कम होंगे। ऐसे कई मतदान केंद्र है इन तमाम जिलों में, चाहे वो भैरमगढ़ की बात कर ली जाए या फिर कुआंकोंडा की बात कर ली जाए या फिर जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे जहां चुनाव हो रहे, वहां पे कई बार से ऐसा देखने को मिला है कि एक भी मतदान, एक भी वोट नहीं हुए हैं। ऐसे में आयोग ने तैयारियां की है। आयोग ने कहा है कि तमाम पुराने रिकॉर्डों को, पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगे नई तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में इस बार उतरा गया है और इसका परिणाम कल होगा कि कल सभी जगह पे चुनाव संपन्न होंगे। निश्चित तौर पे चुनौतियां बड़ी है, तैयारियां बड़ी है। अब कल जनता जनार्दन की बारी है कि आयोग की तैयारियों के सामने, राजनीतिक दलों के प्रचार के बाद अब जनता जनार्दन किसे अपना सिरमौर चुनेगी, इस बात का फैसला कल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, अपडेट। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। उम्र महज कुछ नंबर्स हैं। बालोद की कमला दादी इस बात को सच साबित कर रही हैं। रिटायरमेंट के बावजूद रिटायरमेंट का आनंद उठाने की उम्र में कमला दादी चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 9 के कदम थकते हैं, ना आवाज दबती है। बालोद के करही भदर की रहने वाली कमला भूतड़ा को देख ऐसा लगता है मानो उम्र कुछ अंकों से ज्यादा कुछ नहीं। 79 साल की उम्र है, लेकिन जोश जवानों जैसा। आमतौर पर इस उम्र में लोग भूली बिसरी यादों में दिन गुजारते हैं, लेकिन कमला दादी गांव का भविष्य बनाने में निकली है। कमला दादी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं।
जिले में इस उम्र की शायद सबसे अधिक उम्र की सरपंच प्रत्याशी हैं कमला दादी। लेकिन उम्र इनके इरादों के आड़े नहीं आती। कमला दादी को यूं डोर टू डोर प्रचार करता देख इनके प्रतिद्वंदियों के पसीने छूट जाएं। गांव के लिए कुछ करने का जज्बा और आई कैन डू स्पिरिट के साथ कमला दादी ने ताल ठोक दी। मुझे ऐसा लग रहा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे भटक गए हैं और उनको सही रास्ते में लाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं सरपंच बनूं और पंचवाड़ी मेरी अच्छी रहे और कुछ गांव के लिए मैं करूं, ऐसा मुझे लगा और मैं कर सकती हूं। ये भी मुझे लगा कि मैं कर भी सकती हूं करके। मुकाबला टफ है। कमला दादी के सामने मैदान में 5 पुरुष प्रत्याशी हैं, लेकिन कमला दादी कॉन्फिडेंट है। किसी ने पूछ लिया, इस उम्र में आप रिटायर क्यों नहीं हो जाती? खुद सुनिए कमला दादी का ये जवाब। व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि आप इस उम्र में रिटायर क्यों नहीं हुए? तो मैं बोली, भाई रिटायर इसलिए नहीं हुई कि तुम्हारे जैसे बच्चों को मुझे कुछ सिखाना है 5 साल तक, उसके बाद में चाबी आपके हाथ में दूंगी मैं गाँव की। कमला दादी का ये उत्साह सबके लिए इंस्पिरेशन है। उम्र 17 हो या 70, क्या फर्क पड़ता है? कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूरी है। संतोष साहू, न्यूज़ 18, बालोद। इलेक्शन में जीत के लिए यूं तो प्रत्याशियों का काबिल होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी किस्मत भी काम आती है। बराबरी के मुकाबले में लॉटरी जीत दिलाती है। रिपोर्ट देखिए आप। अब क्रिकेट में मैच टाई हो जाए तो सुपर ओवर में मामला सुलझा लेते हैं, लेकिन इलेक्शन में मुकाबला बराबरी का हो जाए तो क्या करें? जगदलपुर में लॉटरी बना है इस समस्या का सॉल्यूशन। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी के जरिए विजेता चुने जा रहे हैं। जगदलपुर ब्लॉक में 7 पंचों के चुनाव में सबको बराबर वोट मिले। फैसला लॉटरी के जरिए किया गया। शुक्रवार को हुए इलेक्शन में भी बस्तर ब्लॉक में सरपंच पद के 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिले। यहाँ भी प्रत्याशियों को लॉटरी के लिए बुलाया गया। जगदलपुर विकास खंड में 6 स्थानों पर ऐसा हुआ था जहाँ पे दोनों प्रत्याशियों को समसमान मत मिले थे और एक मामला बस्तर में भी हुआ है। इसमें प्रक्रिया यही है कि लॉटरी निकाल के प्रक्रिया की जाती है और लॉटरी के आधार पे निर्वाचित घोषित किया जाता है। जगदलपुर ब्लॉक में एक ऐसा मामला भी आया जहां बराबर वोट मिलने के बाद लॉटरी के लिए एक प्रत्याशी नहीं पहुंचा, तो इस मामले में लॉटरी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और एब्सेंट प्रत्याशी को ही जीत मिली। ऐसा हुआ था कि जहां पे एक ही प्रत्याशी था, दूसरा प्रत्याशी नहीं आया था। दूसरे प्रत्याशी को बहुत ढूंढने का प्रयास और लाने का प्रयास किया गया था, पर उसके बाद फिर बाकी लोगों के सामने वीडियोग्राफी करके प्रक्रिया पूर्ण की थी और जो एब्सेंट था वही प्रत्याशी जीत गया। तो यूं इलेक्शन में प्रत्याशियों की किस्मत भी आजमा रहा है। बैलेट से बात ना बनने पर लॉटरी काम आ रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। पंचायत चुनाव में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। अंबिकापुर में तो मरे हुए शख्स के नाम पर भी फर्जी मतदान कर दिया गया। मतदाताओं से ज्यादा वोट डाले गए। रिपोर्ट देखिए आप। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष बनाने के तमाम दावों के बीच चुनाव में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे हैं। सरगुजा के कोटिया गांव के वार्ड संख्या 6 में जनवरी को हुए चुनाव में फर्जी मतदान किया गया। यहां मृत व्यक्ति के नाम पर मतदान कर दिया गया। 2 महिलाएं जिनकी शादियां बाहर हो चुकी हैं, उनके नाम से भी फर्जी मतदान हुआ। इतना ही नहीं, वार्ड में कुल मतदाता 90 हैं, लेकिन 93 लोगों ने वोट डाला। 28 तारीख को वार्ड क्रमांक 6 से 93 वोट, जितना वोट होना था उतना से अधिक हो गया है। 3 वोट और रहसवाल एक की मृत्यु हो गई और 2 अपने ससुराल में रहती हैं। सब करके 3 फर्जी वोट डाला गया है। समस्या ये है कि हम लोग ऐसा वोट को नहीं मानेंगे जो बहुत ही चालाकी से जीता गया है। ऐसे चालाकी बहुत हुआ है, जैसे बहुत लोग मर भी गए हैं, उनका भी वोट डाला गया है और जिनका शादी हो गया है उनका भी वोट डाला गया है। शादी हुआ है तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग अपनी ससुराल में रहते हैं। ग्रामीण फर्जी मतदान के लिए पीठासीन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं और तहसीलदार से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बीटासीन अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया और फिर जब पत्रकार आप पहुँचे तो जो है फिर दोबारा घुसाया गया। इस प्रकार फर्जी वोट डाला गया। कोटिया गांव के ग्रामवासी पहुंचे हुए यहाँ पे, वहाँ उन लोग फर्जी वोटिंग की शिकायत करने लेकर पहुंचे हुए हैं। अब आवेदन तो आज प्राप्त हुआ है ना, तो जो भी है पंचायत राज अधिनियम के हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे, उसमें जो भी लिखा होगा। फर्जी मतदान का ये मामला चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। लोगों का चुनाव पर भरोसा बना रहे, लोकतंत्र के महापर्व में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि फर्जी मतदान के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। तो विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में बम्पर जीत से उत्साहित कांग्रेस अब गांव की सरकार के लिए पूरा जोर लगा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस वही रणनीति अपनाएगी जो उसने निकाय में अपनाया है। वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ के जिन 10 नगर निगमों में चुनाव हुए थे उन सभी में कांग्रेस अपने दल का महापौर बनाने में सफल रही। बहुमत के कम आंकड़े के बाद भी कांग्रेस ने मैनेजमेंट के दम पर जीत दर्ज की, मगर अब तैयारी पंचायतों की चल रही है, जहां अध्यक्ष बनाने को लेकर जोर आजमाइश जारी है, जिस पर सत्ताधारी दल का दावा है कि निकाय के तर्ज पर ही पंचायतों में कांग्रेस सफल हुई। पहले चरण की 167 जिला पंचायत सीटों में से कांग्रेस 100 से अधिक सीटों में अपनी बढ़त कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस विचारधारा के उम्मीदवार बना चुके हैं। द्वितीय चरण में भी जो 82 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 82 सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार 60 से अधिक सीटों में जीत के आए हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी अपनी बढ़त बना ली है। अब जब जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के चुनाव होंगे तो उसमें भी कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से तगड़ी बढ़त प्राप्त होगी। हम नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम पंचायती राज संस्थाओं में भी दोहराएंगे। कांग्रेस भले ही दावा कर रही है कि निकाय चुनाव की तर्ज पर ही पंचायतों में अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहेगी, मगर विपक्षी दल बीजेपी का दावा है कि धन बल के आधार पर इस बार कांग्रेस सफल नहीं होगी और बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को धराशायी कर देगी। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जैसा कि कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि हम अपने अध्यक्षों को बनाएंगे, अर्थात सीधा सा जो हमारा आरोप था कि ये धन बल और तमाम प्रकार के शासकीय संसाधनों को दुरुपयोग करके इन केंद्र प्रकरण इनके पास बहुमत हो या न हो, ये खरीद फरोख्त करके कहीं ना कहीं अपने अध्यक्षों को बनाकर अपनी वाहवाही करने का प्रयास करेंगे और केंद्र को ये रिपोर्ट करेंगे जाकर। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को समाप्त करके चुनावी जो व्यवस्थाएं उसको धता बताकर ये अपने अध्यक्षों को बनाकर अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी मजबूती के साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्षों को गांव की सरकार के लिए 27 जिलों में पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव के साथ ही 146 विकास खंडों में जनपद अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इन पदों पर दोनों पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि गांव की सरकार का ताज किसके सिर पर सजेगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।